गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सेट। सेट जिसको हिंदी में समुच्चय कहते हैं। समुच्चय कहने का मतलब होता है क्या? एक संग्रह, एक संग्रह, कोई भी डेटा का कलेक्शन। संग्रह बोले तो कलेक्शन, कलेक्शन बोले तो क्या कि कोई भी चीज़ को एक जगह इकट्ठा करना। कोई भी चीज़ को क्या एक जगह पे इकट्ठा करना। जैसे फेवरेट एक्ट्रेस हो गया, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर, जितना भी सारा हमारा डेटा है सभी को एक जगह कलेक्शन करना, संग्रह करना हमारा क्या कहलाता है? सेट कहलाता है। अगर सेट की कोई अगर तुमसे पूछे कि सेट है क्या, सेट यानी कि समुच्चय है क्या, तो समुच्चय एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। वेल डिफाइंड कलेक्शन कहने का मतलब होता है क्या कि वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब होता है कि सभी का संग्रह, सभी का जो कलेक्शन होगा एक जैसा होना चाहिए। कहने का मतलब फेवरेट एक्ट्रेस, फेवरेट एक्ट्रेस की बात करें तो किसी से पूछोगे तो किसी का पसंद कैटरीना कैफ, तो किसी को दीपिका पादुकोण, सभी का अलग अलग, यानी कि सबका सेम जवाब जो होगा, जब सबका सेम जो जवाब आएगा उसी को क्या कहेंगे? सेट। जिसका डिफरेंट जवाब आएगा। जैसे क्या फेवरेट एक्ट्रेस की बात करें तो फेवरेट एक्ट्रेस कहने का मतलब क्या होगा कि किसी का पसंद कोई हीरोइन, किसी का कोई एक्ट्रेस, सबका अलग अलग आएगा। सबका अलग अलग कहने का मतलब यानी कि सेट नहीं होगा, सेट नहीं होगा। अगर सबका सेम आता है, जैसे नेचुरल नंबर की बात करें, नेचुरल नंबर का कलेक्शन, नेचुरल नंबर का कलेक्शन यानी कि क्या 1 2 3 4 5 6 ये सभी का क्या आएगा? सेम आएगा, एक जैसा जवाब आएगा। सबका सेम जवाब आएगा, वही हमारा सेट कहलाएगा, अन्यथा वो सेट नहीं होगा। यानी कि सेट कलेक्शन क्या हो गया कि सभी का जवाब सेम आना चाहिए, यानी कि वेल डिफाइंड कलेक्शन। अगर इसकी डिफिनीशन की बात करें तो ए वेल डिफाइंड collection of objects, well defined collection of object is called set। सेट कहने का मतलब वही पता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन। वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब सबका जवाब एक जैसा आना चाहिए। सभी का जवाब क्या आना चाहिए? एक जैसा। तो इसका अगर एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल की अगर बात करें तो क्या बोलेंगे कि ए फेवरेट एक्ट्रेस, तो फेवरेट एक्ट्रेस की बात करें तो सभी का क्या आएगा? अलग अलग आएगा। किसी को कोई हीरोइन पसंद है, किसी को कोई एक्ट्रेस पसंद है, तो सबका क्या आएगा? जवाब अलग अलग, यानी कि वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है यानी कि ये सेट नहीं है। अगर बोले कि ए फेवरेट क्रिकेटर, फेवरेट क्रिकेटर की बात करें तो क्या होगा? इसका भी जवाब क्या आएगा? किसी को धोनी पसंद है तो किसी को कोई, किसी को युवराज सिंह, किसी को जडेजा, सभी को अलग अलग पसंद है, तो क्या ये भी सेट हमारा नहीं होगा? सेट नहीं होगा। उसके बाद देखते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर क्या होगा? सबका सेम, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 डॉट इंफिनिटी तक। अब किसी से भी नेचुरल नंबर पूछेंगे तो नेचुरल नंबर कहने का मतलब क्या? सबका जवाब यही आएगा, क्योंकि नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या, अब प्राकृतिक संख्या कहने का मतलब 1 से शुरू होकर जहाँ तक तुमको बोला जाए, नहीं बोला जाए तो इंफिनिटी तक, तो सभी का जवाब क्या आएगा? सेम आएगा। इसीलिए ये सेट होगा। वेल डिफाइंड कलेक्शन कहने का मतलब सभी का जवाब एक जैसा आना चाहिए, वो हमारा क्या कहलाता है? सेट कहलाता है, सेट कहलाता है। उसके बाद देखेंगे कि इंग्लिश अल्फाबेट में, अगर इंग्लिश अल्फाबेट में वॉवेल का कलेक्शन पूछे तो क्या होगा कि ये कलेक्शन
ऑफ vowel, collection of vowel in English alphabet. इंग्लिश अल्फाबेट्स, तो भावेल इंग्लिश अल्फाबेट्स कहने का मतलब अंग्रेजी वर्णमाला। अंग्रेजी वर्णमाला बोले तो क्या, ABCD। ABCD कहाँ तक, 1 से लेकर 26 को होता है। उसमें भावेल की संख्या कितनी है, 5 है। AEIOU भावेल की संख्या कितनी है, 5। तो सभी का जवाब क्या आएगा, एक जैसा। सभी का जवाब क्या होगा, एक जैसा, यानी कि हमारा ये सेट होगा। सभी का जवाब एक जैसा आएगा, यानी कि हमारा ये सेट का कलेक्शन होगा, सेट है। अगर इसमें अवयवों की संख्या पूछे, क्या पूछे, अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या, तो अवयवों की संख्या बोले तो क्या, एलिमेंट्स, एलिमेंट्स, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स की बात करें तो इसके अंदर जो एलिमेंट है, इसी को जो अंदर में है, इसी को कहेंगे क्या, एलिमेंट। कितना है, 1 2 3 4 5, यानी कि इंग्लिश अल्फाबेट में वॉवेल का कितना है, 5। यानी कि इसमें इस सेट में इंग्लिश वर्णमाला के वॉवेल में अवयवों की संख्या कितनी है, 5। और सेट को हमेशा कॉमाज के से सेपरेट करके, कॉमा कॉमा देकर हम लोग सेट को लिखते हैं, इसके एलिमेंट को लिखते हैं कॉमा कॉमा देकर, और मंझली ब्रैकेट के अंदर में, ब्रेसेस ब्रैकेट के अंदर में। मंझली ब्रैकेट को अंग्रेजी में कर्ली ब्रैकेट भी बोलते हैं। इस ब्रैकेट के अंदर में हम सारे एलिमेंट्स को कॉमा से सेपरेट करके लिखते हैं, सेट कहलाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसका रिप्रेजेंटेशन, फॉर्म, कितना फॉर्म है इसका। इसका क्या देखेंगे, फॉर्म देखेंगे। तो फॉर्म, इसको दो फॉर्म में लिखते हैं इसको। एक होता है पहला टेबुलर फॉर्म, इसी को रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं, रोस्टर फॉर्म। और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म और पहला रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं कि जितना भी इसका कलेक्शन होगा, जितना भी एलिमेंट होगा, एलिमेंट को क्या करेंगे, कॉमाज के अंदर में सेपरेट करके लिखेंगे, मंझली ब्रैकेट में कॉमा से सेपरेट करके लिखेंगे। जैसे AEIOU, AEIOU। अगर सेट बिल्डर फॉर्म में यही लिखेंगे तो सच दैट करके लिखते हैं। क्या करके लिखते हैं, सच दैट। जैसे एक्स, सच दैट एक्स, इस चिन्ह को क्या कहते हैं, सच दैट। क्या बोलते हैं, सच दैट बोलते हैं। तो सच दैट एक्स इज such that x such that x is a vowel। क्या है, vowel है in English alphabet। तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करते हैं, उसी चीज को, वही को केवल सेंटेंस में लिखते हैं। क्या चीज में लिखते हैं, सेंटेंस में लिखते हैं। और रोस्टर फॉर्म में क्या करते हैं, उसी को कॉमाज करके लिखते हैं, कॉमा करके मंझली ब्रैकेट के अंदर में लिखते हैं, कॉमा करके मंझली ब्रैकेट के क्या लिखते हैं, अंदर में लिखते हैं। ये हमारा रोस्टर फॉर्म होता है, जो कि कॉमा करके मंझली ब्रैकेट में एलिमेंट को लिखते हैं। जैसे रोस्टर फॉर्म का दूसरा एग्जांपल देखें तो ए नेचुरल नंबर, ए नेचुरल नंबर बिटवीन 5 to 10। तो नेचुरल नंबर कहाँ से कहाँ तक लिखना है, 5 to 10 तक। 5 to 10 तक, तो 5 से 10 तक क्या करना है, नेचुरल नंबर। तो 5 और 6 के बीच ना, बिटवीन का मतलब बीच में, यानी कि 5 और 10 को नहीं लेना है, 5 और 10 को नहीं लेना। तो कौन आएगा, 6 7 8 9 10, 9 आएगा। 10
नहीं लेंगे। बिटवीन का मतलब क्या, 5 और 10 को नहीं लेंगे, यानी कि 6, 7, 8, 9 यहाँ तक हमारा ये क्या है, रोस्टर फॉर्म में लिखे। मंझली ब्रैकेट के अंदर में कॉमा से सेपरेट करके जो लिखाता है क्या कहा जाता है, रोस्टर फॉर्म। अगर सेट बिल्डर फॉर्म की बात करें तो इसी को अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो सबसे पहले मंझली ब्रैकेट एक्स सच दैट एक्स क्या लिखेंगे, इज नेचुरल नंबर, एक्स इज नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहाँ से कहाँ तक, एक्स इज लेस दैन, पहले क्या 5 से 10 तक बोला है, 5 से बड़ा होगा कितना, एक्स का मान और छोटा होगा 10 से। ये हो गया क्या चीज में, सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करते हैं, लाइन में लिखते हैं, उसी चीज को क्या चीज में लिखते हैं, लाइन में लिखते हैं, जो कि 5 से कहाँ तक बोला है, 10 तक। इस चिन्ह का मतलब होता है कि x का जो मान है 5 से बड़ा होगा लेकिन 10 से छोटा होगा। इसी चीज को सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करते हैं, इसमें कॉमा करके लिखते हैं और इसमें एक लाइन में लिखते हैं, सेंटेंस में लिखते हैं। ये सेट बिल्डर फॉर्म में हमारा कहलाता है, क्या चीज कहलाता है, सेट बिल्डर फॉर्म में कहलाता है। इसका कुछ सिंबल होता है, वो सेट्स का कुछ सिंबल होता है, उसको देखते हैं। सिंबल अगर की बात करें तो सिंबल, तो सिंबल क्या होता है, संकेत, यानी कि क्या चीज, इसे अगर बोलेंगे तो ये क्या होता है, बिलोंग टू का, क्या होता है, बिलोंग टू का चिन्ह होता है। दूसरा ऐसे करके काटा हुआ है तो क्या होगा, ये डज नॉट बिलोंग टू, डज नॉट बिलोंग टू। उसके बाद होता है 3 नंबर सच दैट, या तो ऐसे लिखाएगा या ऐसे, इसे बोलते हैं सच दैट। सच दैट का प्रयोग करते हैं किसी सेंटेंस को सेट में डिफाइन करने के लिए सच दैट का प्रयोग करते हैं। जब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो हम लोग सच दैट का प्रयोग करेंगे, या तो ये चिन्ह या तो ऑब्लिक वाला जो चिन्ह होता है वो। सेट में हम इसे क्या बोलते हैं, सच दैट बोलते हैं। बिलोंग टू का मतलब क्या होता है, बिलोंग टू कहने का मतलब हो कि मान लिया जाए ए हमारा कोई सेट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमारा ये कोई सेट है। अब बी हमारा कोई सेट ले लेते हैं, 1 2 5 8, ये हमारा बी कोई सेट है। तो ए बिलोंग टू बी, बी जो है ए का बिलोंग कर रहा है कि नहीं। अगर यहाँ पे बी ए से बिलोंग कर रहा है कि नहीं तो क्या करते हैं इसमें कि बिलोंग करने का मतलब ये बी जो यहाँ पे है, इस साइड में जो है, यहाँ पे जो है वो वाला सब एलिमेंट ए में है या नहीं है, ये देखते हैं। तो बी का सारा एलिमेंट ए में है या नहीं है, तो क्या करेंगे, बिलोंग टू का चिन्ह। अगर नहीं है तो क्या करेंगे, डज नॉट बिलोंग टू। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है, यानी कि 1 भी इसमें है, 2 भी है, 5 भी है और 8 भी है, यानी कि बी बिलोंग कर रहा है ए से। बिलोंग टू का चिन्ह का प्रयोग इस कंडीशन में करते हैं। और यहीं से अगर पूछे कि ए बिलोंग टू बी है या नहीं, यानी कि ए वाला सारा एलिमेंट बी में है या नहीं, तो नहीं है ना। इसमें 1 2 5 8 केवल है, 1 2 5 8 तो मिल रहा है, बाकी 3 4 9 7 ये सब नहीं मिल रहा है, यानी कि ए बी से बिलोंग नहीं कर रहा है लेकिन बी ए से बिलोंग कर रहा है। एक और इम्पोर्टेंट चीज इसमें है, जो कि जब भी हम सेट्स का कोई भी लिखते हैं तो उसमें रिपीटेशन की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे ट्रिगोनोमेट्री को, ट्रिगोनोमेट्री को अगर सेट में लिखना हो, क्या चीज में लिखना हो, सेट में, तो इसे क्या करेंगे, T R I G O N O M E T R Y, तो इसे क्या करेंगे, ट्रिगोनोमेट्री को अगर सेट में लिख रहे हैं तो इसमें बहुत सारा है जो कि रिपीट हो रहा है। जैसे O
रिपीट हो रहा है, दोबारा नहीं लिखना है। और कौन रिपीट हो रहा है? टी रिपीट हो रहा है, आर रिपीट हो रहा है। तो सेट में सेट लिखते समय रिपीटेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, केवल एक बार ही लिखेंगे। तो लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? टी, उसके बाद आर, उसके बाद आई, उसके बाद जी, उसके बाद ओ के बाद एन, उसके बाद ओ आ गया है इसलिए दोबारा वो नहीं लिखेंगे। एम, ई नहीं आया है, ई लिखेंगे। टी आ चुका है इसलिए टी नहीं लिखेंगे। आर भी आया है, नहीं लिखेंगे। बाई। तो कहने का मतलब है कि सेट में हमेशा एलिमेंट को रिपीटेशन की जरूरत नहीं है, केवल एक बार ही लिखेंगे, केवल एक बार ही लिखेंगे। और इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सेट लिखते समय इसके एलिमेंट को आगे पीछे अगर लिख देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे टी, आर, आई छूट गया, एन लिखा गया तो कोई दिक्कत नहीं, आई को बाद में कर देंगे। जी, आई, एम, बाई, ई। कहने का मतलब ये है कि सेट में हम दोबारा रिपीटेशन का कोई ज़रूरत है नहीं, दोहराने का कोई ज़रूरत नहीं है। और एलिमेंट को हम आगे पीछे करेंगे तो सेट का वैल्यू सेम रहेगा, बदलेगा नहीं। तो ये था हमारा सेट का पहला एक्सरसाइज, जो कि एक्सरसाइज 1.1 है, इसका थ्योरी है। इसी पे हमारा एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो जाएगा। तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर पहला। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर पहला। बोला है कि सेट पहचाने निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय है और कौन से नहीं है। तो कौन सा बोल है? समुच्चय पहचानने बोला है। क्या बोला है? समुच्चय पहचाने। तो समुच्चय पहचानने बोला है। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले सभी महीनों का संग्रह। तो जे अक्षर से सभी महीना, तो महीना टोटल है कितना? 12 में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल जितना भी है उसमें जे से शुरू होने वाला समूह कितना है? जे से शुरू होने वाला। तो इसमें अगर जे से शुरू होने वाला महीना लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? जनवरी, उसके बाद क्या है? जून, उसके बाद क्या? जुलाई। और कोई है? जनवरी, जून, जुलाई। यानी कि अगर इसमें सेट होगा कि नहीं पूछे तो क्या होगा? सभी का आंसर सेम होगा कि नहीं? जनवरी, जून, जुलाई, यानी कि महीना में जे से शुरू होने वाले महीनों का नाम यानी कि जनवरी, जून, जुलाई, तो इस सभी का सेम आंसर होगा। यानी कि वेल डिफाइंड कलेक्शन है। अब वेल डिफाइंड कलेक्शन है तो सेट होगा। क्या होगा? सेट होगा। तो दूसरा देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन बोला है कि भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखक का संग्रह। तो लेखक का संग्रह भी प्रतिभाशाली। कहने का मतलब कि हमारे देश में बहुत सारे लेखक हैं। अब बहुत सारे लेखक हैं तो उसमें प्रतिभाशाली, किसी के नज़र में कोई अच्छा लिखता है, किसी के नज़र में कोई अच्छा लिखता है। कोई प्रेमचंद का कहानी देखना चाहता है, कोई रविन्द्रनाथ टैगोर का देखना चाहता है, कोई हजारी प्रसाद द्विवेदी का देखना चाहता है। मतलब सबका क्या होगा? आंसर अलग अलग आएगा। यानी कि आंसर अलग अलग आने का मतलब वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। तो यानी कि सेट नहीं है, सेट नहीं है। 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर बोला है कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज का संग्रह। तो 11 बल्लेबाज सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर यानी फेमस क्रिकेटर की बात करें तो हमारा क्या होगा? किसी को धोनी पसंद है, किसी को आंद्रे रसेल, तो किसी को क्रिस गेल। यानी कि सबका अलग अलग पसंद है। अलग अलग पसंद यानी कि सबका अलग अलग आंसर। अलग अलग आंसर कहने का मतलब वेल डिफाइन नहीं है। अब वेल डिफाइन नहीं होने का मतलब क्या हो गया? कि सेट
नहीं है। 4 नंबर देखिए, बोला है कि आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। ये सेट हो जाएगा। आपकी कक्षा यानी कि जिस कक्षा में आप पढ़ रहे हैं उसमें आप बालकों का संग्रह यानी कि आप स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट को गिन सकते हैं। तो किसी से भी गिनवाइएगा उस वर्ग में तो सभी का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो सभी का आंसर सेम आएगा तो हमारा वेल डिफाइंड कलेक्शन है यानी कि सेट भी है। उसके बाद 5 नंबर हमारा देखिएगा, फर्स्ट का 5 बोला है कि 100 से कम सभी प्राकृत संख्या का संग्रह। तो प्राकृत संख्या तो होता है 1 से शुरू होकर, यानी कि गिनती की संख्या क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या। तो 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 हम कहाँ तक जा सकते हैं, इन्फिनिटी तक जाएंगे। लेकिन इसमें बोला क्या है कि डिफाइन कर दिया है 100 से कम। तो 100 से कम कहाँ तक, 99 तक। तो इसमें सभी का आंसर सेम आएगा कि नहीं आएगा, सेम आएगा। यानी कि वेल डिफाइंड कलेक्शन है। अब वेल डिफाइंड कलेक्शन है तो सेट हमारा होगा, सेट होगा। 6ठा नंबर क्वेश्चन देखिए, बोला है क्या कि लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। तो प्रेमचंद जो हमारा लेखक है, प्रेमचंद जो हमारे लेखक हैं, इनका कितना कहानी, कितना काव्य है, ये उपन्यास कितना लिखे हैं, ये तो लिस्ट हमारा मिल जाएगा। और लिस्ट मिल जाएगा यानी कि डिफिनिट है, इसको हम गिन सकते हैं। सभी का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। ये पार्टिकुलर बोल दिया है कि प्रेमचंद द्वारा कितना लिखा गया है, तो ये तो सभी का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो सभी का आंसर सेम आएगा यानी कि वेल डिफाइंड कलेक्शन है, यानी कि सेट है। उसके बाद 6 के बाद कितना देखेंगे, 7। तो 7 बोला है कि सभी सम पूर्णांकों का संग्रह। सभी सम पूर्णांक क्या होता है, पहले सम संख्या, क्या सम संख्या। तो सम संख्या क्या होता है, जो 2 से पूरा कटता है। तो 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट, यानी कि सम पूर्णांक बोले तो सम संख्या का संग्रह। सम संख्या का संग्रह सबका सेम आएगा, बिल्कुल सेम आएगा। तो हमारा क्या होगा, वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन है तो क्या होगा, सेट भी होगा। 8वां नंबर, 8वां क्वेश्चन बोला है क्या कि इस अध्याय में आने वाले प्रश्न का संग्रह। तो इस एक्सरसाइज में यानी कि एक्सरसाइज 1.1 में आने वाले नंबर ऑफ क्वेश्चन की संख्या कितनी है। तो सभी के बुक में तो सेम ही है, तो सभी का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। सेम आएगा यानी कि वेल डिफाइंड कलेक्शन है तो सेट होगा। 9 नंबर में, 9 नंबर बोला है क्या, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। तो खतरनाक जानवर, अब इसमें भी होता है क्या कि हमें सांप से डर लगता है, किसी को बाघ से डर लगता है, किसी को चूहा से भी डर लगता है। तो सबका क्या होगा, अपने अपने नज़र में अलग अलग खतरनाक जानवर है। तो उससे क्या होगा कि सबका जवाब क्या आएगा, अलग अलग आएगा। यानी कि वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगा, यानी कि सेट भी नहीं होगा। तो ये था एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर पहला, जो कि पहचानना था कि समुच्चय पहचानिए, सेट पहचाने कि सेट है और कौन सा सेट नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 बोला है कि वेल डिफाइंड से तो सेट को पहचान लिए। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है कि चिन्ह का प्रयोग करिए, जिसमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि एक सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, एक कोई सेट दिया हुआ है और इसमें बोल रहा है क्या कि बिलोंग टू और डज नॉट बिलोंग टू का चिन्ह भरिए। बिलोंग कर रहा है तो चिन्ह भरिए। तो दूसरा का पहला में बोला है क्या कि 5 खाली स्थान ए से बिलोंग कर रहा है कि नहीं। तो अभी जस्ट बताए हैं कि बिलोंग टू का मतलब होता है इसका कोई भी एलिमेंट इसमें मिलना चाहिए। तो यहाँ पे 5 है, ए में है क्या, 5 ए में है ना, तो क्या करेंगे, बिलोंग टू का चिन्ह देंगे। यानी कि यही केवल भरना है कि बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो 5 बिलोंग कर रहा है। अब
खाली स्थान ए से बिलोंग कर रहा है कि नहीं? तो 8 इसमें है क्या? नहीं है, तो ये डज नॉट बिलोंग टू होगा। 3 नंबर बोला क्या है कि 0 बिलोंग कर रहा है क्या ए से? 0 है इसमें? नहीं है, यानी कि डज नॉट बिलोंग टू। चौथा देखिए बोला है क्या? 4 बिलोंग कर रहा है ए से क्या? 4 इसमें है ना, यानी कि बिलोंग कर रहा है, यानी कि बिलोंग टू का चिन्ह हो जाएगा। 5 नंबर में बोला है क्या कि 2 बिलोंग कर रहा है कि नहीं? तो 2 इसमें है क्या? जी हाँ है, तो क्या हो जाएगा? बिलोंग करेगा। 6 नंबर में देखिएगा, 6 नंबर बोला है कि 10 जो है ए से बिलोंग कर रहा है कि नहीं? तो 10 इसमें है क्या? ए में नहीं है, यानी कि डज नॉट बिलोंग टू। कहने का मतलब इसमें आएगा जो उसमें बिलोंग करेगा, और नहीं आएगा तो क्या करेगा? नहीं होगा, डज नॉट बिलोंग टू का चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर सेकेंड एक्सरसाइज 1.1 का। उसके बाद अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है क्या? क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है रोस्टर रूप में लिखिए, यानी कि रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है। रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है, तो फॉर्म बताया है रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में क्या करना है? इस क्वेश्चन को चेंज करना है, और सेट बिल्डर में दिया हुआ है कि ए जो है एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, और -3 से बड़ा x का मान और छोटा है 7 से। इस क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। बताए थे कि सेंटेंस के रूप में लिखा हुआ मिलेगा तो उसे क्या बोलेंगे? सेट बिल्डर फॉर्म में। तो हमें लिखना क्या है? रोस्टर फॉर्म में। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रोस्टर फॉर्म में x एक पूर्णांक संख्या है, तो पूर्णांक संख्या जो कि माइनस में भी रहेगा और प्लस में भी रहेगा, उसे कहेंगे पूर्णांक संख्या। तो कंडीशन दिया है कि -3 से बड़ा होगा, लेकिन 7 से क्या होगा? छोटा होगा। तो -3 से बड़ा नंबर लाइन पे अगर देखें तो बीच में होता है 0, इस साइड में होता है -1, -2, -3, -4, इस साइड में 1, 2, 3, 4, 5, डॉट आगे जाएगा 6, 7, 8, इस तरह से जाते जाएगा। यहाँ से -3 से बड़ा, तो -3 से बड़ा क्या होगा? इनमें जाने का मतलब होता है छोटा होना, तो बड़ा होगा कौन? माइनस करने का मतलब -3 से बड़ा क्या है? -3 और -2 बड़ा कौन है? कैसे पता करेंगे? तो -3 का मतलब हुआ किसी के ऊपर 3 रुपया कर्जा है। क्या है? 3 रुपया कर्जा। और इस -2 का मतलब होता है 2 रुपया कर्जा है। तो कम कर्जा कहाँ पे है? 2। तो बड़ा कौन होगा? माइनस का चिन्ह लगते हुए जो छोटा अंक होगा वही बड़ा होगा। तो -3 से बड़ा तो कौन सा होगा? -2, -1, उसके बाद 0, उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक, क्योंकि 7 से छोटा होना है तो कहाँ तक जाएगा? 6 तक। यही बोला है रोस्टर फॉर्म में चेंज कीजिए। सेट बिल्डर में दिया हुआ है और रोस्टर फॉर्म में इसको क्या कीजिए? चेंज कीजिए। तो तीसरा का दूसरा देखना। सेकेंड नंबर क्वेश्चन बोला है कि b इज इक्वल टू x सच दैट x संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या है तो क्या करना है? b इज इक्वल टू सेट बिल्डर में दिया हुआ है, क्या चीज में लिखना है? रोस्टर फॉर्म में। तो रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या बोले तो गिनती की संख्या, गिनती की संख्या को क्या बोलेंगे? 1, 2, 3 1 से शुरू करते हैं, लेकिन कहाँ तक है? 6 से कम यानी कि 5 तक। तो 1, 2, 3, 4, 5 तक हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा रोस्टर फॉर्म में।
तीसरा नंबर क्वेश्चन बोला है C इज इक्वल टू x सच दैट x दो अंकों की ऐसी संख्या है, दो अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है, ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है, जिसके अंकों का योगफल 8 है। तो इस दो अंकों की संख्या बोला है ना, दो अंकों की प्राकृत संख्या की गिनती की संख्या, और दो अंकों की, तो दो अंकों की कहाँ शुरू होती है? 10 से 11, 12, 13 कहाँ तक जाता है? 99 तक दो अंकों की संख्या होती है। तो 99 तक में ऐसा संख्या खोजना है जिसके अंकों का योगफल कितना है? 8 है। जिसके अंकों का योगफल कितना? 8। तो 8 ये अंकों का योगफल के लिए कौन कौन सा संख्या होगा? 17। 1 और 7 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, 17 हो जाएगा। उसके बाद कितना हो जाएगा? 26 होगा। उसके बाद 26 के बाद क्या हो जाएगा? 35 होगा। उसके बाद कितना होगा? 44 हो जाएगा। जोड़ने पे 18 है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा? 53 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? 62। उसके बाद 70 हुआ। उसके बाद 80। इतना ही संख्या होगा ना जिसके दो अंकों की संख्या है, अंकों का योगफल कितना है? 8 आ रहा है। इसमें भी 8, इसमें भी 8, इसमें भी 8, सभी में क्या आ रहा है? 8 आ रहा है। ये हो गया रोस्टर फॉर्म में। हमारा क्या है? सेट बिल्डर में दिया हुआ है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो ये तीसरा का क्या था? तीसरा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर बोला क्या है कि d इज इक्वल टू x सच दैट x एक अभाज्य संख्या जो संख्या 6 की भाजक है, एक अभाज्य संख्या जो संख्या 6 कितना 60 है, 60 की भाजक है। तो 60 से काटने 60 को काटने वाला कितनी अभाज्य संख्या है? भाजक माने 60 को काटने वाला। अभाज्य संख्या मतलब क्या होता है? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर बोले तो जो स्वयं से और एक से कटे, एक से और स्वयं से कटे। तो 60 को काटने वाला कौन कौन सा अंक है? 2। अभाज्य संख्या भी है और 60 का काटेगा भी। 2, 3, 5। उसके बाद कितना हो जाएगा? 6 भी काटेगा। उसके बाद और कौन काटेगा? 15 काटेगा। उसके बाद कितना काटेगा? 20 भी तो काटेगा ना, 20, 23, 60। उसके बाद 30 काटेगा। उसके बाद 60 खुद काटेगा। लेकिन ये तो क्या हुआ? अभाज्य संख्या केवल इसमें से हमको लिखना है। ये तो टोटल हो गया ना, अभाज्य संख्या ना हमको केवल लिखना है। तो अभाज्य संख्या केवल लिखने बोलेगा तो आंसर इसका क्या होगा? 2 अभाज्य संख्या है जो कि 60 को काटेगा भी। उसके बाद 3 अभाज्य संख्या जो 60 को काटेगा। उसके बाद 5 अभाज्य संख्या जो 60 को काटेगा। उसके अलावा कोई है जो कि अभाज्य संख्या है? नहीं। तो हमारा यही 3 क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। ये वाला आंसर नहीं होगा। केवल अभाज्य संख्या जो 60 का क्या है? भाजक है, ऐसा लिखने बोला था। तो 5 नंबर क्वेश्चन बोला क्या है कि ट्रिगोनोमेट्री शब्द के अक्षरों का समूह, जो कि अभी एग्जाम्पल में भी हम बताए थे। ट्रिगोनोमेट्री शब्द के अक्षरों का समूह ई बराबर दिया है। तो ई बराबर दिया है तो क्या करेंगे? इसमें रिपीटेशन का कोई जरूरत है नहीं, कॉमा के अंदर में लिखना है केवल TRIGO। उसके बाद N, O को नहीं लिखेंगे दोबारा। उसके बाद M, उसके बाद E, उसके बाद T नहीं लिखेंगे, R नहीं लिखेंगे,
बाई, ये हो जाएगा हमारा रोस्टर फॉर्म में। 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर बोला है क्या, F इज इक्वल टू बेटर, F इज इक्वल टू बेटर के शब्द के अक्षरों का समुच्चय, इसमें भी वही करेंगे। F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रिपीटेशन नहीं करना है, B हो जाएगा, E हो जाएगा, T हो जाएगा, E नहीं लिखेंगे, R लिखेंगे, ये हो जाएगा रोस्टर फॉर्म में। बेटर का क्या हो जाएगा, रोस्टर फॉर्म में। आगे क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 3 तक आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 तक देखे हैं। तो आप लोग चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए रॉकी ट्यूटोरियल चैनल एंड सब्सक्राइब कीजिए।